नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। महिला आरक्षण जिसकी चर्चा चारों ओर है, हर कोई इस बिल पर अपनी राय रख रहा है। इस बिल को लेकर देखा गया कि किस तरीके से विपक्ष ने भी साफ तौर पर इसका समर्थन लगातार किया है। दूसरी ओर कल ये राज्यसभा से भी पारित हो जाता है। पहले लोकसभा, उसके बाद अब राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है, जहां पर राज्यसभा में 214 वोटिंग के साथ, यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक भी अगेंस्ट में वोट नहीं पड़ा, सारे के सारे वोट महिला आरक्षण बिल के फेवर में पड़ते हैं। महिला आरक्षण बिल एक नए भारत की तस्वीर है, एक ऐसा भारत जहां पर महिलाओं को भी उतनी ही भागीदारी दी जा रही है जितनी पुरुष को दी जाती है। महिलाओं को राजनीति में उतनी ही अहमियत दी जाएगी जितनी की पुरुषों को दी जाती है। देखा जाता है कि महिलाएं वोट बैंक के तौर पर तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाती है। इस्तेमाल शब्द मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि राजनीतिक आईने से अगर इसको देखा जाए तो महिलाओं को राजनीतिक तौर पर एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब वो महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं होंगी, वो महिलाएं अब साफ तौर पर राजनीति में नजर आएंगी। 33%, जी हाँ, 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। जहां पर कभी महिलाओं को 15 से 10% महिलाएं नजर आती थी, वो अब 33% की ओर चल गए। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये कानून बनेगा, आरक्षण साफ तौर पर महिला आरक्षण जो है वो अब पारित हो गया। पारित के बाद कानून बनेगा और उसके बाद ही लागू होगा, और इसको लागू होने में 15 वर्ष अभी बताए जा रहे हैं। इसमें भी तमाम दाव पेच हैं जो कि देखे जाएंगे किस तरीके से सामने आते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाना, लेकिन इस पर सवाल ये भी कि क्या राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो इसके क्या नफा और क्या नुकसान है। हम बात कर लेते हैं पहले विपक्ष की, कि विपक्ष एक अच्छे साफ तौर पर राज्य को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जहां पर INDIA गठबंधन बना, ये गठबंधन साफ तौर पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया, सबकी निगाहें विपक्ष पर चली गई। वही निगाहें महिला आरक्षण बिल जब से इस पर चर्चा हो रही थी, अब तक सबकी निगाहें उस विपक्ष पर भी टिकी हुई। लेकिन राज्यसभा में कल भी देखा गया कि विपक्ष एक सुर में बात कर रहा था, और ये सुर क्या थे? महिला आरक्षण बिल के समर्थन में ये सुर थे। चाहे लल्लन सिंह की बात हो, मनोज झा की बात हो, या फिर सोनिया गांधी की बात हो, यानी कि तमाम पार्टियां, तमाम विपक्षी जो गठबंधन हुआ था वो सब महिला आरक्षण बिल के समर्थन में थे। जो कि साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जब सोनिया गांधी, लल्लन सिंह, मनोज झा, जब इनकी स्पीच सुनी गई तो सब साफ तौर पर ऐसे चौंक गए कि लगा कि भाई ये क्या। अब इस पर सवाल खड़े कि विपक्ष जिस तरीके से नजर आ रहा है, खास तौर पर हम कांग्रेस की आज बात करेंगे। जैसे कि कांग्रेस नजर आई, इसमें कांग्रेस का कितना फायदा है, कांग्रेस के लिए ये क्यों इतनी अहमियत रखता है। आने वाले आम चुनाव में आज से 5 या 6 महीने बाद जब आम चुनाव होंगे तो इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी कि महिला आरक्षण बिल इन चुनावों के लिए कितनी अहमियत रखता है। हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल के साथ साथ ओबीसी की भी। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए ये साफ तौर पर जब सामने रखा गया तो इसकी अहमियत पार्टियों के लिए और साफ तौर पर विपक्ष और कांग्रेस के लिए कितनी बढ़ जाती है। कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन आज वही कांग्रेस ओबीसी के लिए साफ तौर पर महिला आरक्षण की बात करती है। तो कांग्रेस की राजनीति और रणनीति दोनों बदल जाती है। आपको बता दें, जैसे कि हम नफा और नुकसान की बात कर रहे हैं, जिसका हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है कि राजनीतिक तौर पर इसको किस आईने से देखा जा रहा है। जहां पर 6 महीने बाद होने वाले आम चुनाव इसकी तस्वीर को साफ कर देंगे, जिसका असर आम चुनाव पर देखता हुआ नजर आएगा। ऐसे में महिला आरक्षण बिल
इसके संयोगी दल की एकजुटता, गठबंधन ने अगले चुनाव के लिए ओबीसी पॉलिटिक्स और जातिगत जनगणना का एजेंडा साफ तौर पर अब सेट कर दिया। ये एजेंडा जिस तरीके से सेट हुआ है इस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब तक समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और डीएमके जैसी पार्टी यही थी जो ओवैसी पॉलिटिक्स पर तमाम तरीके की रणनीतियां रखती थी। लेकिन इसमें कल जो तस्वीर सामने आई वो कांग्रेस भी अब इस पर सामने आ चुकी है। अब कांग्रेस ने भी इसे अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी अब अपनी रणनीति बदलने जा रही है। अब तक कांग्रेस ने ओवैसी पॉलिटिक्स पर कोई भी साफ तौर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कांग्रेस इस साफ तौर पर तमाम तरीके के जो एजेंडे हैं उनको समझ चुकी है, उन रास्तों को समझ चुकी है जिनसे उसे गुजरना है और उस सत्ता तक पहुंचना है। उस सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को अब वो तमाम तरीके के दाव पेच समझ में आने लगे हैं, जिसमें से ओवैसी पॉलिटिक्स भी एक है। और ये ओवैसी पॉलिटिक्स महिला आरक्षण बिल के रास्ते आती है। मैं आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल ने कांग्रेस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है और मजबूर के साथ मजबूत भी बना दिया है। कैसे मजबूत कांग्रेस बनती है वो भी आपको बताते हैं। ये कहा जाता रहा है कि आईएनडीआई ये गठबंधन में, जैसे कि देखा गया कि जो साफ तौर पर बीजेपी अब तक सोचकर चल रही थी कि जब आईएनडीआई ये गठबंधन फेस करेगा महिला आरक्षण बिल को, जहां गठबंधन में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो ओवैसी वोटर्स का समर्थन करती है, ओवैसी पॉलिटिक्स पे साफ तौर पर सपोर्टिव नजर आती है, लेकिन कांग्रेस इकलौती ऐसी है जो कभी भी ओवैसी सपोर्टर नहीं रही। लेकिन इस पर बीजेपी ने सोचा कि बवाल तो खड़ा होगा, झगड़ा तो गठबंधन में होगा, लेकिन वो झगड़ा नहीं हुआ। राज्यसभा में तस्वीर कुछ अलग नजर आई, गठबंधन एक साथ नजर आया, एक सुर में बात करता नजर आया। ऐसे में हम साफ तौर पर आईएनडीआई यानी कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी दलों का स्टैंड देखते हुए हमने देखा किस तरीके से सोनिया गांधी से लेकर लल्लन सिंह और मनोज झा एक सुर में बोले और महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की नई ताकत को दर्शाते नजर आए। ऐसे में आपको बता दें कि संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने से पहले बीजेपी के जो रणनीतिकार थे उनको साफ तौर पर ये साफ तौर पर तस्वीर साफ थी कि हो सकता है महिला आरक्षण बिल ही एक ऐसा बिल हो जो विपक्ष के बीच झगड़ा पैदा कर दे। वो विपक्ष जो लगातार एकजुट होकर खड़ा हुआ है, वो विपक्ष महिला आरक्षण बिल जब सामने होगा, ओवैसी वोटर्स, ओवैसी महिलाओं के आरक्षण की बात होगी तब बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। महिला आरक्षण बिल आता है, विपक्ष ताकत के तौर पर नजर आता है। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, शायद आपको ये साफ तौर पर बात अब समझ में आ गई हो कि अब कांग्रेस जो है वो ओवैसी पॉलिटिक्स पर चलने जा रही है, जिसका असर चुनावों पर पड़ेगा और कांग्रेस की साफ तौर पर राजनीति और रणनीति दोनों पर पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि साल 2010 में जब राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण बिल ओवैसी के लिए साफ तौर पर व्यवस्था वहां नहीं थी, तब मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त देखा गया किस तरीके से साफ तौर पर समाजवादी पार्टी, आरजेडी शुरुआत में आरक्षण पर आरक्षण की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस का समर्थन नहीं था। उस समय आरजेडी के सांसदों ने तब आसमान सर पर उठा लिया था, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने तब वोटिंग से वॉक ऑफ कर दिया था। यही नहीं, ममता बनर्जी अभी हाल में साफ तौर पर विरोध करती हुई नजर आई थी जब मुंबई में भी गठबंधन की मीटिंग हुई थी। उस वक्त भी जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था, लेकिन महिला आरक्षण ने टीएमसी और कांग्रेस के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। ये बात तो अब तय हो। ऐसे में संसद में इंडिया यानी कि आईएनडीआई गठबंधन की सभी दलों ने मोदी सरकार की तरफ से पेश महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन सबकी मांग एक जैसी रही है, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था। जी हाँ, अब साफ तौर पर जो बात सामने यही आई है कि ओबीसी महिलाओं के लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था की मांग अब जो है वो
विपक्ष भी उठा रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस और साफ तौर पर गठबंधन की जितनी विपक्षी पार्टी है उनको मिलेगा। समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां जो हैं इसका समर्थन पहले से करती रही है, लेकिन अब साफ तौर पर कांग्रेस भी अब इस राह पर चल पड़ी है, जिसका अब साफ तौर पर परिणाम देखना बाकी है। क्या कांग्रेस ओवैसी पॉलिटिक्स के रास्ते चलकर सत्ता की साफ तौर पर सत्ता पार्टी की तरफ से नजर आती है, सत्ता में साफ तौर पर काबिज हो पाती है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका नफा और नुकसान विपक्ष के लिए तो आपको समझ में आ गया, लेकिन बीजेपी की जब हम बात करते हैं, बीजेपी ने जो तस्वीर बनाई थी वो तस्वीर राज्यसभा में बिल्कुल अलग तरीके से पेश हो गई, जहां हमने देखा कि विपक्ष किस तरीके से एक सुर में बोलता नजर आया और अपनी ताकत को दर्शाता हुआ नजर आया। ऐसे में महिला आरक्षण बिल पर साफ तौर पर आपकी क्या राय है? 33% महिलाएं जो है साफ तौर पर अब कब्जा कर बैठी है, जहां 10 से 15% थी वो अब डायरेक्ट 33% पर जा पहुंची है। तो ये एक साफ तौर पर खूबसूरत भारत की तस्वीर है जो आने वाले वक्त में होने वाली है। आप भी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।